दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि 9,900 रुपए की धनराशि को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी बराबर 2/7 ऑफ ए प्लस सी और सी बराबर 3/8 ए प्लस बी। यानी इसका मतलब हो गया कि बी का जो भाग है वो ए और सी के कुल भाग का 2/7 भाग है और यहाँ पर सी का जो भाग है वो ए और बी के कुल भाग का 3/8 भाग है। तो स्वाभाविक है, तो मुझे यहाँ पर वो आपसे ये पूछ रहा है कि भाई ए का भाग बताओ। किसका भाग बताओ? ए का। तो मैंने आपसे क्या बोला था शुरुआत में मैंने आपसे बोला था कि भाई जब कोई भी अमाउंट दिया जाए और मुझे ए, बी, सी या कितने भी लोगों में जब मुझे उसे डिस्ट्रीब्यूट करना हो यानी बांटना हो, तो स्वाभाविक है बांटने के लिए मुझे रेशो की आवश्यकता पड़ेगा, अनुपात का जरूरत पड़ेगा। तो स्वाभाविक है इनका मुझे सबसे पहले अनुपात चाहिए, इन तीनों लोगों का मुझे रेशो चाहिए। जब तक मुझे इन तीनों लोगों का रेशो नहीं मिलेगा, मैं इस अमाउंट को, इस 9,900 रुपए की धनराशि को इन तीन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता या किसी भी एक बंदे का भाग भी नहीं निकाल सकता डायरेक्ट। ठीक, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीजों को। ठीक है, तो इसके लिए आप साथ में बने रहिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। चलिए, यदि अपन इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन को यदि आप इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं कि जैसे में लिख दिया कि भाई b बराबर 2/7 ऑफ ए प्लस सी एंड c इक्वल टू 3/8 ऑफ ए प्लस बी। दोस्तों, यदि आप ऐसे क्वेश्चन को करते हो तो कहीं ना कहीं आपको टाइम लगेगा, यानी आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7b इक्वल टू 2a प्लस 2c और 8c इक्वल टू 3a प्लस 3b। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको टाइम देना पड़ेगा इसमें, है ना, चीजों को बनाना पड़ेगा। देन उसके बाद आप इसका रेशो निकालोगे, फिर उसका आप उसकी वैल्यू निकालोगे। तो हम लोग ऐसा ना करते हुए चीजों को समझेंगे, गौर से देखेंगे कि हमें करना क्या है। हम इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो हम डायरेक्टली इनका रेशो कैसे बना सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन का रेशो कैसे बना सकते हैं। ठीक, तो वो रेशो मैं आप लोगों के सामने बना के आपको बताता हूं कैसे बनाते हैं। चलिए, स्टेप बाय स्टेप आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सब लोग गौर से देखिएगा चीजों को। सबसे पहला इक्वेशन हमारे सामने दिया है ए। अब इसको जैसे कोई भी वैल्यू दोस्तों मेरे सामने दी जाए, जैसे बोला जाए ए इक्वल टू 1/2 ऑफ बी, तो आप इसे रेशो की फॉर्म में कैसे लिखते हो? आप इसे ऐसे लिखोगे रेशो की फॉर्म में, ए रेशो बी इक्वल टू 1/2, ऐसे लिखोगे। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों यहां पर भी हम इसी वैल्यू को ऐसे लिखेंगे, b रेशो a प्लस सी, कितना? 2:7। क्लियर? ठीक है, और यहां पर इसे कैसे लिख दोगे दोस्तों आप? c रेशो a प्लस बी, कितना हो जाएगा? 3:8। चलिए, अब यहां पर मुझे डायरेक्ट इनका रेशो निकालना है, डायरेक्ट इनका रेशो निकालना है। बड़े गौर से देखिए, बहुत इत्मीनान से आराम से चीजों को करना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा। ठीक, अब ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब इसके बाद पहला स्टेप देखिएगा
कि जो जो सिंगल वैल्यू दी गई है, जो जो सिंगल सिंगल दिया गया है, उसको आप पहले लिख लीजिएगा, चाहे वो कोई भी दिया गया हो, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो। तो पहले कौन दिया गया है? बी। दूसरे वैल्यू पर कौन दिया गया है? सी। और जो बचेगा वो लास्ट। क्लियर है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड किया तो ये कितना आ जाएगा? 9। ऐड किया तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 11। क्लियर? ये 9 आ गया, ये 11 आ गया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 99। दोनों का मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 99। सबसे पहले बी की वैल्यू, सबसे पहले देखो डायरेक्ट वैल्यू निकालना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? बी का रेशियो कितना था? 11, सॉरी कितना? 2। अब 2 का किस में मल्टीप्लाई कर देंगे? 11 में। तो 11 दूनी कितने होते हैं जी? 22। क्लियर? सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी का कितना है? 3। 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना? 27। 9 तिया 27। तो दोस्तों टोटल कितना था हमारे पास? टोटल कितना था? 99। कितना मिल गया? 49। 22 और 27 49 होते हैं, तो कितना बचेगा? 50। तो ये किसका आ गया? ए का आ गया। क्लियर है? तो तीनों का रेशियो आपके सामने आ गया। आ रहा समझ में सभी को? ठीक। अब यहां से उसने पूछा है कि भाई ए का भाग बताओ, तो ए के भाग के लिए आप क्या करोगे? 50/99 इंटू 9900। तो यहां से इसे काटा तो ये कितना आ गया? 5000। तो आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा? 5000। ये बहुत से एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, चलिए समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। क्लियर है? कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से दिमाग में रखिएगा। ठीक, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, जैसे कि यदि इस क्वेश्चन की बात करें, तो बोलता है कि 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। क्लियर है? तो यदि उनके वर्गों का योगफल 1856 हो तो संख्याएं ज्ञात करें। देखिए रेलवे में ऐसे क्वेश्चन बहुत कहीं ना कहीं आपको रखे मिलेंगे। क्लियर? कहीं ना कहीं आपको रखा मिलेगा रेलवे में, एनटीपीसी में। ठीक, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं इसी प्रकार के। ठीक है, तो देखिएगा कॉन्सेप्ट को कि भाई मैंने आपको एक चीज बताया था। क्या चीज बताया था? कि जो रेशो दिया गया है आपके सामने 2:3:4, 2:3:4, यानी इनके लिए ये जो रेशो है वो किसी ना किसी वैल्यू का रेशो दिया गया है, यानी कहीं ना कहीं वैल्यू से रेशो बना हुआ है। ठीक, और उन वैल्यू को किसी एक कॉमन वैल्यू से काटा गया होगा, किसी एक कॉमन मल्टीपल वैल्यू से काटा गया होगा। काटने के बाद ये वैल्यू का रेशो बना। तो वो कॉमन वैल्यू कौन थी? वो कॉमन वैल्यू कौन थी? तो उस कॉमन वैल्यू के लिए तो हमें पता नहीं क्या था। ठीक, तो उसको हम एक अननोन वेरिएबल का नाम दे देंगे, उसे दे देंगे ए। तो जैसे मैंने बोल दिया पहला वैल्यू 2a है। समझना मेरी बात को। ठीक, 2a जिसका स्क्वायर लगा दिया मैंने, प्लस दूसरा वैल्यू 3a है, इसका भी स्क्वायर लगा दिया। ठीक, और अगला वैल्यू 4a है, इसका भी स्क्वायर लगा दिया। तो टोटल तीनों वैल्यू हो गई। तीनों वैल्यू के स्क्वायर का वर्गों का योगफल कितना है? 1856। मेरी बात को समझना, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है मैंने वैसा किया। अभी मैंने बिल्कुल दिमाग तो लगा ही नहीं है इसके अंदर, जो क्वेश्चन बोल रहा है वो लिखा मैंने सीधा। ठीक, हमने ऑप्शन की तरफ अभी देखा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं देखा ऑप्शन की तरफ। जब ऑप्शन की तरफ देख लेंगे तो स्वाभाविक पेन लगाने की आवश्यकता ना पड़े हमें। ठीक है, तो पहले करके देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे भाई?
4a² प्लस 9a² प्लस 16a²। मेरी बात को समझिए, और a 1856। चलिए दोस्तों, अब यहां पर a² इक्वल टू कितना हो जाएगा, अपॉन ए कितना आ जाएगा दोस्तों 29। 29 से इसे काट दीजिएगा, कितना जाएगा 64। तो ए का वैल्यू कितना आ गया 8। ए का वैल्यू कितना आ गया 8। जब ए का वैल्यू 8 आ गया तो स्वाभाविक है, ए का वैल्यू 8 आ गया तो ए बराबर 8, तो यानी 2a, तो 2a यानी 2 इंटू 8, 3 इंटू 8, 4 इंटू 8। तो यानी आंसर क्या आ जाएगा आपका 16, 24, 32। 16, 24, 32। तो आंसर क्या आ गया 16, 24, 32। क्लियर है, देख लीजिएगा दोस्तों आपके सामने। ठीक, चलिए अब यदि आप, हमें पता है कि हमारे पास समय ज्यादा नहीं रहेगा एग्जाम पेपर में, अब यदि आप इसमें नहीं लिखना चाहते हो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, यदि आप क्वेश्चन को देखते ही कर पा रहे हो, तो डायरेक्ट ऑप्शन से करने की कोशिश करो। भाई हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपना नजरिया चेंज करना है चीजों को देखने का। जहां आपने नजरिया चेंज कर दिया, सोचना स्टार्ट कर दिया, स्वाभाविक आप कुछ अच्छे से अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो देखिएगा, अब वो कैसे, सर आपने बोल तो दिया ऐसे ऐसा कर लो। तो दोस्तों वो बोलता है कि वो 3 संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 1856 हो, है ना, 1856 हो। तो उसमें हमें करना क्या है, हमें डायरेक्ट ऑप्शन में देख लेना है। डायरेक्ट ऑप्शन में संख्याओं का स्क्वायर करके ऐड करके देख लो क्या 1856 आ रहा है किसी का, है ना। इतना तो कर सकते हैं हम लोग कि भाई हमने पहला ऑप्शन देखा, तो इसका 64, 144 और 16 का 256 दिमाग में कर सकते हैं भाई। इतना 256, 144, 64, क्या 1856 होगा, नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन खत्म। इधर से देख लीजिएगा 576, 324, 576, 324, 144, क्या 1856 पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा, ये ऑप्शन भी खत्म। सिर्फ 2 सेकंड में 2 ऑप्शन खत्म, सिर्फ 50% क्वेश्चन बचा अगले 2 सेकंड के लिए, है ना। तो अब यहां से इसे देख लीजिएगा 32, 1024, 24, 576 और ये 256, तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं ये 1856 पर पहुंच रहा है। तो यानी आंसर कौन सा होगा, बी। क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो इसमें आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिएगा, जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, 900 रुपए को एबीसी में इस प्रकार विभाजित करो, 900 रुपए को एबीसी में इस प्रकार विभाजित करो कि इक्वेशन दिया हुआ है कि 1/2 ऑफ ए इक्वल टू 1/3 ऑफ बी इक्वल टू 1/4 ऑफ सी। यदि आपको मेरे लास्ट क्लास का यदि थोड़ा सा याद हो, जो मैंने आपको चीजें समझाई थी, है ना, पहले या दूसरे क्वेश्चंस के अंदर जो चीजें समझाई थी, क्या समझाया था भाई कि जब भी ए बी सी आपस में बराबर दे दिए जाएं, जब भी ए बी सी आपस में बराबर दे दिए जाएं, तो आपको क्या करना होता था, आपको उनके साथ जो भी मल्टीपल वैल्यू दी गई हैं, जो भी उनके साथ मल्टीप्लाई में वैल्यू दी गई हैं, डायरेक्ट रेशो के अंदर उन्हें क्या कर दो, उल्टा लिख दो। ये तो करने का तरीका बताया था मैंने भाई, जल्दी से जल्दी करने का भी एक तरीका बताया था। बाकी ऑप्शन से भी चीजों को वेरीफाई कर सकते हैं अपन, है ना, लेकिन उसके लिए पहले कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा अपन को, पहले रेशो तो बनाना पड़ेगा, उसके बाद भले आप डिस्ट्रीब्यूट ना करो, ऑप्शन से वेरीफाई कर लो डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक, तो मैंने क्या बोला था कि ए के साथ जो भी वैल्यू दी गई है, आप
उस मल्टीपल को डायरेक्ट उल्टा कर दो, तो 1/2 को क्या हो जाएगा 2। बी के साथ 1/3 क्या आ जाएगा 3। 1/4 क्या हो जाएगा 4। पलक झपकते रेशो आपके सामने। तो स्वाभाविक है अब यहां से आप लोग क्या करो, अब हमारे पास समय नहीं है कि हम भाई इसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि ए का अलग भाग बी का अलग भाग, है ना, एक एक नियम लगाते फिर। नहीं भैया, डायरेक्ट ऑप्शन से देखो कि हमें 2:3:4 किस ऑप्शन में प्राप्त हो सकता है। तो स्वाभाविक है यहां पर देख लीजिए, क्या मुझे 2:3:4 इसमें मिल जाएगा? इसमें मिल जाएगा? नहीं, कतई नहीं मिलेगा। क्या मुझे इसमें मिल जाएगा? कतई नहीं मिलेगा। भैया इतने तो हम पढ़े लिखे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक, तो स्वाभाविक है इसमें मिल सकता है, यानी आंसर ए होगा। खत्म क्वेश्चन। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? क्लियर है? चलिए, तो भाई क्वेश्चन को उड़ाना है, समझना है चीजों को, ठीक है। चलिए इसके बाद मिलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात इस क्वेश्चन की आती है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कितने भी तरीकों से कर लीजिए, जैसे चाहो आप वैसे कर सकते हो क्वेश्चन को, है ना। तो सबसे पहले तो मैंने क्या बोला, आप चीजों की बारीकी सीखे। यदि आप बारीकियां सीख गए ना चीजों की, तो स्वाभाविक है आप अपने दिमाग से भी काम कर सकते हो उनके बारे में, उनके लॉजिक्स को पकड़ के, है ना। तो पहले इसका बेसिक समझ लीजिए। आप ये मत बोलिएगा कि सर हमें एक्स मान के क्यों पढ़ा रहे हो, ये मान के नहीं भैया, उसमें आपको लॉजिक्स बताऊंगा, उसमें कुछ चीजें बताऊंगा जो हम बचपन में पकड़ नहीं पाए थे, है ना। और कुछ अलग कॉन्सेप्ट से भी करना सिखाऊंगा जो क्रॉस मल्टीप्लाई वाले होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा कि भाई ये जो इनकम होती है वो तो हर बंदे को पता है कि इनकम बराबर क्या होता है भाई, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। क्या मेरी बात से सहमत है? इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी आय बराबर खर्चा प्लस बचत। ये तो हम बचपन से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ये सीख लीजिए। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की यदि बात करते हैं, तो क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। आय का अनुपात 3:2 है। तो मैंने क्या बोला भाई, 3:2 है, तो इसका मतलब हो गया कि पहले आय कुछ और थी, तो किसी कॉमन संख्या से काटने के बाद उसका रेशियो बन गया 3:2। तो वो कॉमन संख्या कौन थी, वो कॉमन मल्टीपल कौन था, नहीं पता। तो उस कॉमन मल्टीपल को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। बचपन में तो नहीं पता था कि एक्स क्यों मानते हैं, तो बचपन में तो बस मास्टर जी ने बोल दिया माना कि एक्स। अब नहीं मानेंगे, अब क्यों मानेंगे वो लॉजिक भी पता पड़ गया, है ना। क्या है, कॉमन मल्टीपल। तो यहां पर ये हो जाएगी 3x, क्लियर। और यहां पर ये हो जाएगा 2x। क्या हो जाएगा, 2x। चलिए, तो बोलता है यहां पर देखिएगा ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, उनके खर्चों का अनुपात इतना है। यदि प्रत्येक की बचत 2000 रुपए हो तो ए और बी की आय ज्ञात करें। तो मैंने क्या किया दोस्तों, मुझे पता पड़ गया कि ये तो ए की इनकम हो गई। ये किसकी इनकम हो गई, ए की। यदि मैं ए की इनकम में से उसकी बचत को माइनस कर दूं तो स्वाभाविक है खर्चा निकल के आ जाएगा, खर्चा निकल के आएगा ना दोस्तों। उसी प्रकार मैं यहां पर भी बी का इनकम कितना है 2x, 2x में से भी 2000 माइनस कर दूं तो ये भी खर्चा निकल के आ गया। अब खर्चा कितना आया वो हमें नहीं पता, बट खर्चे का रेशो दे दिया 5:3। तो 5:3 भी कहीं ना कहीं से निकल के आया, किसी ना किसी वैल्यू से निकल के आया, तो हमने डायरेक्ट रेशो बराबर रेशो कर दिया।
मेरी बात को समझिएगा सभी लोग। अब यहां से कर देंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10x बराबर 10x माइनस कितना आ जाएगा 10,000। यहां पर ये कितना हो जाएगा दोस्तों 9x माइनस 6,000। इसको इधर ले लीजिएगा तो x इक्वल टू कितना बचेगा 4,000। x इक्वल टू कितना जाएगा 4,000। तो बेटा a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा कितना 4 त्रिक 12,000 और b का वैल्यू आ जाएगा कितना 8,000। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? देख लीजिएगा ऑप्शन में आ गया, यहां पर ऑप्शन तो दिख रहा है हम लोगों को 8,000 12,000। क्लियर है? चलिए, तो ये तो हम करते थे 10वीं क्लास में, ये तो हो गया 10वीं क्लास का कॉन्सेप्ट बेसिक, बिल्कुल जो हम बचपन में पढ़ते थे। आज आपको मैंने याद दिला दिया है बचपन। अब कुछ दूसरे तरीकों से क्वेश्चन को देखेंगे कि जिससे सर अधिक कभी ऑप्शन से ना उड़ा पाए तो हम कर तो सकते हैं, हम 2 सेकंड 3 सेकंड लेके भी तो कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो दूसरा कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। चलिए, दूसरा कॉन्सेप्ट ये बेटा, सबसे पहले आपको अपनी इनकम का रेशो लिखना है। सबसे पहले अपनी इनकम का रेशो, तो इनकम का रेशो कितना है 3:2। फिर उसके बाद जो जो रेशो पहले दिए गए उन रेशो को लिख लीजिएगा। आय का रेशो लिख लिया, खर्चे का रेशो लिख लीजिएगा कितना 5:3। 5:3। उसके बाद आपकी जो बचत है, ए का बचत कितना है 2,000, बी का बचत कितना है 2,000। अब इसके बाद अच्छा चीज वही है, बस करने का तरीका बदल गया है ना, करने का तरीका बदल गया। ये हमने डेटा लिख दिया, ये वाला कॉन्सेप्ट आप चाहे बराबर सेविंग दिया गया हो या बराबर ना दिया गया हो, सब में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिएगा। अब यहां पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनका। सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई 9, 5 दूनी 10। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 5 दूनी 10,000, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 6,000। इन दोनों का डिफरेंस कितने का डिफरेंस है 1 का, यहां कितने का डिफरेंस है 4 का। तो 1 बराबर 4,000, 1 बराबर 4,000, तो 3 बराबर 12,000 और 2 बराबर 8,000। एक तो बेटा ये कॉन्सेप्ट है, आप इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। ठीक, अब हमें पता है कि सर हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली, हम बहुत लेवल पर खेल रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि बेटा ऐसे क्वेश्चन में पेन ना लगाओ तो ही बढ़िया है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन में पेन लगा दिया तो क्वेश्चन की बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन से ऑप्शन कैसे उड़ सकता है? उसने बोला कि ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है दोस्तों, तो ये तो आय दी गई है ना ए और बी की, तो डायरेक्ट 3:2 किस में आ रहा है देख लीजिएगा। क्या 3:2 किस में आ रहा है? क्या इसमें आ रहा है 3:2? नहीं आएगा, ये 2:3 आएगा। क्या इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा, केवल इसमें आएगा 3:2। डायरेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है? ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, चाहे तो आप कुछ सर्च करके देख सकते हो, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन को करने का तरीका देखना है, चीजों को समझने का तरीका देखना है। ठीक है, तो इसके आगे की बातें करते हैं। चलिए, चलिएगा, अच्छा क्वेश्चन है,
काफी एग्जाम्स में पूछा गया है। हाँ, इसमें थोड़ा सा पेन लगाना पड़ेगा, इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा क्या समझना पड़ेगा, बस थोड़ा देखना पड़ेगा कि भाई चीजें क्या बोल रहा है वो आपके बारे में, है ना। तो बोलता है कि एक व्यक्ति है जो 86,000 रुपए की धनराशि को 5 पुत्रों, 4 पुत्रियों व 2 भतीजों में बांटता है। तो स्वाभाविक पेन लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में थोड़ा सा, है ना। बोलता है कि 86,000 रुपए की धनराशि है जिसे 5 पुत्रों में, 4 पुत्रियों में और 2 भतीजों में डिवाइड करता है। और डिवाइड कैसे करता है वो भी दे रहा है। क्या प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे के धन का 4 गुना धन प्राप्त करती है, ठीक। और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे के धन का 5 गुना धन प्राप्त करता है। आ रही है मेरी बात समझ में, क्लियर है, ठीक। तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा क्या करें। तो बेटा इसमें सिर्फ आपको रेशो बनाना है। रेशो कैसे बनाना है वो देख लीजिएगा, ठीक। 86,000 रुपए की धनराशि है। पहले क्वेश्चन लिख देता हूं आपके सामने। क्वेश्चन ए है 86,000 रुपए की धनराशि है जिसे 5 पुत्रों में, 4 पुत्रियों में और 2 भतीजों में, ठीक, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। अब यहां पर आप डायरेक्ट सबसे पहले, ये तो हमें इतना पता है, आपको क्वेश्चन यहां से उठाना है क्या कि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे के धन का, तो इसका डायरेक्ट रेशियो बनाओ। प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे के धन का, प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे के धन का 4 गुना धन प्राप्त करती है, यानी 4:1। जहां पुत्री को 4 रुपए मिलेंगे वहां भतीजे को 1 रुपया मिलेगा, जो होता है 4 टाइम्स, 4 गुना। क्लियर है। अब बोलता है कि प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे के धन का, तो बेटा जब भी इस टाइप से रेशियो बनाना होता है तो हम दूसरी वाली वैल्यू को सेम करते हैं, तो यानी n और s। क्लियर है। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोला है उसने इसमें बोला है कि भाई प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन ज्यादा प्राप्त करता है। यानी कहने का मतलब हो गया भतीजा 1 रुपया प्राप्त करेगा तो पुत्र 5 गुना प्राप्त करेगा। इस तरीके से भी रेशो बना सकते हो। तो यहां से रेशो बनाइएगा, तो रेशो कैसे बनेगा बेटा, ये डी एन और एस। करने का तरीका बता रहा हूं। तो यहां पर रेशो बनाइएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, डी की वैल्यू निकालोगे। तो डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सीधा सीधा मल्टीप्लाई, 4 एकम 4, एन की वैल्यू 1, क्या किया हमने, डायरेक्ट उल्टा एन बना दिया, ठीक। तो ये तो आ गया प्रत्येक पुत्र प्रत्येक पुत्री को, प्रत्येक भतीजे को, प्रत्येक पुत्र को। तो बांटा कितने लोगों में जा रहा है, 5 पुत्र में। तो प्रत्येक पुत्र का भाग कितना है, 5। तो ऐसे करके कितने पुत्र हैं, 5। कितने पुत्र हैं, 5। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 का। कितने भतीजे हैं, 2। तो 2 का मल्टीप्लाई। कितने पुत्री हैं, 4। तो 4 का मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया बेटा टोटल, 16 प्लस कितना, 2 प्लस 25 बराबर कितना, 86,000। तो 43 बराबर 86,000। तो इससे इसे काटा तो 1 बराबर 2,000। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, 1 बराबर 2,000। तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा कितना है, 4 भाग। तो प्रत्येक पुत्री को कितना मिलेगा, 4 गुणे 2। तो यानी कितना मिलेगा, 8,000। क्या मेरी बात से सहमत हो, क्लियर है। देख लीजिएगा, ये रेशो बनाने का तरीका भी बता दिया मैंने आपको, रेशो कैसे बनाना है। इसके अलावा एक और तरीके से अपन रेशो बना सकते हैं इसमें, क्लियर है, ठीक। तो एक तो इससे आ गया कि भाई सी बराबर कितना आ गया, 8,000। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए
इसके बाद इसी क्वेश्चन को चीजें ऐसे ही करनी है, बस रेशो करने का तरीका बदल जाएगा। ठीक, देख लीजिएगा। क्या बोला है, यहां पर डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हो आप रेशो, क्यों, दोनों की कंपेयर किससे कर रहा है, भतीजे से। तो हमेशा याद रखिएगा, पुत्र की कंपेयर और पुत्री की कंपेयर किससे किए जा रही है, भतीजे से की जा रही है। तो जिससे कंपेयर की जा रही है उसको हमेशा एक मान लो, यानी भतीजे को 1 रुपया मिलता है, तो जब भतीजे को 1 रुपया मिलेगा तो पुत्री को कितना मिलता है, 4 गुना, तो यानी कितना मिलेगा, 4। और पुत्र को कितना मिलता है, 5 गुना, यानी 5। तो बेटा डायरेक्ट आ गया ना रेशो। अब ऐसे ऐसे करके कितने कितने लोगों में भाई, 4 पुत्रियों में, 5 पुत्रों में और 2 भतीजों में, तो कितना चला गया, 16 प्लस 25 प्लस 2, टोटल बराबर टोटल, तो यानी कितना हो गया, 43 बराबर 86,000। तो 1 बराबर 2000, 1 बराबर 2000। तो पुत्री को कितना मिलता है बेटा, 4 भाग, तो 4 बराबर कितना जाएगा, 8000। कितना जाएगा, 8000। क्या मेरी बात से सहमत हो, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है और उनके खर्चों का अनुपात, ये हो गया आय का अनुपात और ये हो गया खर्चों का अनुपात। अब बात ये आती है कि भाई इनकम का रेशो दे रहा है केवल ए और बी का, और खर्चों का रेशो दे रहा है ए, बी और सी का। समझ रहे हो ना मेरी बात को। और बोल क्या रहा है कि बी की बचत 700 रुपए और सी का खर्चा 2000 रुपए। तो ए की बचत ज्ञात करो। तो अब इस क्वेश्चन को करना क्या है, तो स्वाभाविक है थोड़ा बहुत करना पड़ेगा क्वेश्चन। यानी कहने का मतलब कि भाई क्वेश्चन के अंदर बोला है कि ए और बी की आय का रेशो, ए और बी की इनकम का रेशो, तो ए और बी की इनकम का रेशो कितना दे रहा है, 5:3। ए और बी की रेशो 5:3। क्लियर। ये क्या है, इनकम, इनकम। क्लियर। और एक्सपेंडिचर किस किस का दे रहा है, एक्सपेंडिचर दे रहा है ए, बी और सी का, ए, बी और सी का कितना कितना दे रहा है, 8:5:2। समझना बात को ध्यान से। इनकम दे रहा है ए और बी की, एक्सपेंडिचर दे रहा है ए, बी और सी का। ठीक, क्लियर। अब उसमें भी उसने क्या बोला है, उसमें भी ये बोल दिया कि बी की बचत 700 रुपए है। ठीक है भैया, समझ गए। और खर्चा सी का दिया है कितना, 2000। तो यहां से एक पॉइंट पकड़ में आ गया मेरे। क्या पॉइंट पकड़ में आ गया कि बी की बचत का तो कोई सॉल्यूशन यहां से निकाल नहीं पा रहा हूं मैं। हाँ, सी के खर्चे का सॉल्यूशन यहां से निकल सकता है। क्या कि सी के खर्चे का रेशो 2 दे रहा है और सी का खर्चा भी दे रहा है 2000। तो कहीं ना कहीं इस 2000 से ये 2 बना, क्योंकि रेशो की वैल्यू किसी एक वैल्यू के कटने के बाद बनती है किसी कॉमन वैल्यू से। तो यानी ये इसी से इस 2000 से ये 2 बना, तो 2 बराबर 2000। इसे थोड़ा दूसरे पेन से लिखता हूं, 2 बराबर 2000। सिर्फ एक एक नियम लगा देना है। 2 चॉकलेट 2000 की, तो 1 चॉकलेट 1000 की, यानी 2 बराबर 2000, तो 1 बराबर 1000,
तो 5 बराबर 5000, 8 बराबर 8000। क्या मेरी बात से सहमत है? 2 बराबर 2000, 5 बराबर 5000, 8 बराबर 8000। क्लियर दोस्तों? ठीक है जी, मान लिया। अब यहां से कॉन्सेप्ट एक चीज और निकल के आ गई, क्या कि यदि मैं बी की बात करूं तो बी का बचत कितना दिया गया है? 700 रुपए। और सेविंग कितने, एक्सपेंडिचर कितना दिया गया है? 5000 रुपए। तो भैया हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचत प्लस खर्चा क्या हो जाती है? आय। तो आय कितनी हो गई बी की? 5700। तो बी की आय कितनी है? 5700। तो स्वाभाविक है आय बराबर आय का रेशो हो जाएगा, यानी 3 बराबर 5700। 3 बराबर 5700। 3 इक्वल टू 5700। तो 1 बराबर 1 इक्वल टू 1900, यानी 1 बराबर 1900। एक एक नियम लगाना है डायरेक्ट। 3 बराबर 5700, तो 1 बराबर 1900, 5 बराबर 9500। तो भैया वो आपसे क्या पूछ रहा है? एक ही बचत। तो एक कितने कमाता है? 9500। कितने खर्च करता है? 8000। तो कितना बचेगा? 1500। तो यानी आंसर क्या आएगा? 1500। क्या मेरी बात से सहमत है? देख लीजिएगा सभी लोग, सिर्फ एक एक नियम के बेस्ड है पूरा क्वेश्चन भाई। 1 बराबर इतना तो 2 बराबर कितना, 3 बराबर इतना तो 4 बराबर कितना, बस। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। बोलता है कि कोई व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को ट्रेन, बस व कार से 6:4:3 के अनुपात में तय करता है। यदि प्रति किलोमीटर की दर से किराए का अनुपात 2:3:6 हो तो किराए के रूप में कुल 8,400 रुपए खर्च किए गए हों तो कार का किराया ज्ञात करें। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक, अब बात ये आती है कि यहां पर कि बोलता है कोई व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को ट्रेन, बस और कार से क्रमशः तय करता है, बट उसकी डिस्टेंस नहीं दी गई है। डिस्टेंस ना देते हुए डिस्टेंस का रेशो दिया गया है। तो डिस्टेंस का रेशो दिया गया तो कोई ना कोई वो डिस्टेंस रही होगी। अब कितनी डिस्टेंस रही होगी? यानी यहां पर 6 की मल्टीपल होगी, यहां 4 की मल्टीपल, यहां 3 की मल्टीपल। अब वो कितनी रही होगी हमें नहीं पता। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो कि भाई कोई डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का जो रेशो दिया गया है, किस किस का रेशो दिया गया है? ट्रेन का, बस का और कार का। क्या रेशो दिया गया है? 6:4:3। मेरी बात को समझिएगा, 6:4:3। क्लियर? चलिए, और किराया दिया गया है फेयर पर किलोमीटर, ट्रेन, बस और कार। ट्रेन, बस और कार, यानी ये डिस्टेंस का रेशो दिया गया है। ये फेयर यानी किराया पर किलोमीटर का किराया दिया गया। पर किलोमीटर का किराया क्या दिया गया भाई साहब? 2:3:6। तो यहां से टोटल निकाल दीजिएगा, टोटल किराया निकाल दीजिएगा। टोटल किराया, तो टोटल किराया कैसे निकल सकता है दोस्तों? सपोज मैंने मान लिया कि एक व्यक्ति ट्रेन से 6 किलोमीटर चलता है और 1 किलोमीटर का 2 रुपए देता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? 6 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर पर 2 रुपए देता है,
तो भैया टोटल कितना रुपए दिया होगा बंदे ने? 12। क्लियर? ठीक। 4 किलोमीटर चलता है, पर किलोमीटर पर 3 रुपए देता है, तो 4 किलोमीटर पर भी कितना दिया होगा? 12। ठीक, यहां पर भी 12, यहां पर भी 12, और यहां कितना दिया होगा? 18। तो ऐसे करके टोटल रुपया हो गया ये। तो टोटल बराबर, टोटल तीनों को ऐड कर दीजिएगा, 8400। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 4200। तो 42 बराबर 8400, तो 1 बराबर 200, 1 बराबर 200। तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है? बोल रहा है बताइएगा, बताइएगा क्या पूछा है उसने? तो बताइएगा कार का किराया कितना होगा। क्लियर? कार का किराया कितना होगा? तो कार के द्वारा कितना दिया जाएगा वो देख लीजिएगा भाई साहब। कितना दिया गया है? टोटल 1800। टोटल कितना है? 18। कार का टोटल किराया 18 है। यहां से चीज समझ में आ रही है भाई? ठीक। कार का टोटल किराया कितना है? 18। तो 1 बराबर 200, तो 18 बराबर कितना हो जाएगा? 3600। क्लियर है? तो आंसर कितना जाएगा? 3600। मेरी बात को समझिएगा सभी लोग। यहां पर देख लीजिएगा, ट्रेन का रेशो दिया गया था डिस्टेंस का 6, 4, 3, और पर किलोमीटर का रुपया दिया गया था 2:3:6। तो मैंने उनका मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया किसका? ट्रेन का। ये आ गया बस का। ये आ गया कार का। कार का वो आपसे पूछ रहा है टोटल कितना निकला। ठीक। तो यहां से इतना बराबर इतना, तो 42 बराबर 84, तो 1 बराबर 200, तो 18 बराबर कितना हो जाएगा? 3600। क्लियर है? चलिए एक एक नियम लगा दिया डायरेक्ट दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अब बोलता है एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। जितने समय में शिकारी कुत्ता 6 छलांग लगाता है, उतने समय में खरगोश 7 छलांग लगाता है। किंतु परंतु भी आ गया इसमें। किंतु शिकारी कुत्ते के 5 छलांग खरगोश के 6 छलांग के बराबर हैं। तो शिकारी कुत्ते और खरगोश की गति का अनुपात ज्ञात करें। आ रही मेरी बात समझ में? क्या बोल रहा है? एक शिकारी कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। जितने समय में एक शिकारी कुत्ता 6 छलांग लगाता है, उतने समय में एक खरगोश 7 छलांग लगा देता है। लेकिन बात क्या हो गई कि शिकारी कुत्ते के 5 छलांग और खरगोश के 6 छलांग आपस में बराबर है। क्लियर है? समय दोनों बराबर ले रहे थे। तो यहां पर सबसे पहले आप इनका रेशो निकाल सकते हो। क्या कि भाई शिकारी कुत्ते के 5 छलांग और खरगोश के 6 छलांग आपस में बराबर हैं। तो दोनों का रेशो निकल गया कितना? दोनों का रेशो आ जाएगा कितना? 6:5। ये तो एक छलांग की दूरी आ गई। तो ऐसे करके शिकारी कुत्ते ने कितने छलांग लगाए? 6। शिकारी कुत्ते ने कितने छलांग लगाए? 6। तो एक में 6, तो 6 में कितना? 36। यहां पर खरगोश ने कितना छलांग लगाया? 7। तो यानी कितना? 1 में 5, तो 7 में कितना? 35। तो अनुपात कितना बनेगा? 36:35। तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 36:35। इसी के साथ आप लोग क्वेश्चन देखते रहिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ठीक, जिससे सभी को नेक्स्ट वीडियो मिले। और सब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।